बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम देखेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी कि भूगोल। इसकी जो हमने एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चलाई हुई है, ये उसी एपिसोड सीरीज़ का है, एपिसोड नंबर 3, जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस से 200 प्लस एमसीक्यू का है। और ये आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए इस लाइव सेशन को अभी के अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाएं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जान सकें। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता कौन है। प्रादेशिक भूगोल यानी कि जो भूगोल का आयाम है उसी से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है कॉल लिटर, सेकेंड है अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट, थर्ड है रिचर्ड हॉटसन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बच्चों जो इसका राइट आंसर लगता है वो आप लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता थे जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल लेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो भारत जो है इतना विशाल देश है जिसकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले और लगभग 330 करोड़ वर्ष पहले। तो जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 360 भी मिलेगा, 350 भी मिलेगा, 380 भी मिलेगा, लेकिन जो आपकी किताब है उसमें 380 करोड़ वर्ष पूर्व पहले दिखाया गया है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है गहन समुद्र प्रवेदन परियोजना, सेकंड है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, थर्ड है समुद्र को महाद्वीपों से जोड़ने की परियोजना और फोर्थ है 1 और 2। ये दोनों सही हैं। तो भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस संबंध में आपका ऑप्शन फोर्थ सही है, पहली और दूसरी, यानी कि गहन समुद्र प्रवेदन परियोजना, समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, ये दोनों ही चलाई जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग की जो गैसें होती हैं वो धरती पर आ जाती हैं उसे क्या कहा जाता है। गैस उत्सर्जन, संघनन, विभेदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के भीतरी भाग से जो गैसें धरती पर आती हैं इस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोलर फ्लिंग बल किससे संबंधित है। ये जो बल है कौन सा, पोलर फ्लिंग बल, ये किससे संबंधित है। सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने से, सेकंड है पृथ्वी के घूर्णन से, थर्ड है चंद्रमा के निर्माण से, फोर्थ है तारों के निर्माण से। तो पोलर फ्लिंग जो बल है ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत। इसमें देखिए आपको दो प्रश्न कंप्लीट होंगे। सबसे पहला कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया है हेस ने। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि इसमें से कौन सी अवधारणा उन्होंने नहीं दी है। अब इसमें से एक नहीं दी होगी तो सिंपल सी बात है कि उनकी 3 विशेषताएं आपको इसमें पता चल जाएंगी। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, सेकंड है महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र के पट्टियों का होना, थर्ड है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, फोर्थ है महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो सागरीय अधस्थल सिद्धांत के बारे में जो हेस ने विचार अपना व्यक्त नहीं किया है वो है ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। ये हेस का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज की विशेषता है। पिछली वीडियो में हमने अधात्विक खनिज की विशेषता देखी थी, इस वीडियो में हम धात्विक की देख रहे हैं। इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है, हाँ होता है। सेकंड, इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, हाँ ये भी सही है।
थर्ड है इन्हें लौह व अलौह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे कि लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम आदि। हाँ, इन्हें लौह अलौह में भी बांटा जा सकता है। तो धातुओं खनिज की जो विशेषताएं होंगी वो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों अभी तक के 8 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और चलिए बाकी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप कितने प्रकार की जो प्लेटों की सीमाएं होती हैं वो बनती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 3 अपसारी, अभिसरण और रूपांतरण सीमा। सेकंड अपसारी, अभिसरण सीमा। थर्ड 3 अभिसारी, रूपांतरण सीमा और प्लेट प्रवाह। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्लेट संचरण के फलस्वरूप जो प्लेटों की प्रकार की सीमाएं होती हैं वो 3 होती हैं, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा और अभिसरण सीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? सबसे कठोर खनिज किसे कहा जाता है? फेल्डास्पर, हीरा, क्वार्टज या फिर टोपाज। तो सबसे कठोरतम खनिज आई होप आप सभी को पता होगा, हीरे को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, किसने दिया है? एडविन हब्बल ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? एडविन हब्बल ने। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं उसके बारे में हमें कथनों को पढ़ना है, फिर सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ऑप्शन सेकंड, ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया है, आकाश गंगाएं एक दूसरे के समीप हो रही हैं, यह प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। थर्ड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रक्रिया की जैसी ही है। ठीक है, तो ये 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो इस ऑप्शन में एक विकल्प जो है ऑप्शन 4 वाला, ठीक है, इसको आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन 4 में जो आपका होगा वो होगा कि केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन 4 ही होगा, क्योंकि जो एडविन हब्बल ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान में भी हो रहा है, आकाश गंगाएं वर्तमान में भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही कथन आपका सही है। तो इसीलिए मैंने जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 इसको हटा के मैंने क्या लिखा? ऑप्शन 4 में केवल पहला आपका सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। प्रादेशिक भूगोल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। सेकंड, प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है और यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर भी आधारित होती है। तीसरा, यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में प्रदेशों की सीमाओं का सीमांकन किया जाता है, इसीलिए इसे प्रादेशिकरण भी कहते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल के बारे में कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन 4 था आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में यहाँ पे पूछा गया है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक तो सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। सेकंड, सबसे बड़ा पंजाब, सबसे छोटा मणिपुर। थर्ड, सबसे बड़ा बिहार, सबसे छोटा गोवा। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है आपका गोवा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सीस्मोग्राफ किसे कहा जाता है? सीस्मोग्राफ कहते किसे हैं और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा उसके आघात को मापा जाता है। दूसरा, यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगें मापी जाती हैं। थर्ड है,
यह एक यंत्र है जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और फोर्थ है कि पहला दूसरा दोनों ही सही है। तो सीस्मोग्राफ जो है वो एक यंत्र है, ठीक है, जिसमें भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्वार्टज ये किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग क्या है? पहला महत्वपूर्ण घटक है मैग्मा एवं लावा और उपयोग है ज्वालामुखी को शांत करने में। दूसरा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट महत्वपूर्ण घटक है, उपयोग है अग्नेय शैलों के निर्माण में। थर्ड महत्वपूर्ण घटक है रेत व ग्रेनाइट, उपयोग होता है रेडियो व रडार में। तो क्वार्टज जो है वो ग्रेनाइट एवं रेत का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग रेडियो व रडार में होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक तत्व वाला खनिज नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो एक तत्व वाला नहीं है? ग्रेफाइटा, चांदी, स्वर्ण या फिर माइका। तो इसमें से जो माइका खनिज है वो एक तत्व वाला खनिज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, कर्नाटक के कोगलू जिले में, त्र्यंबकेश्वर पठार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर पठार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक कठोर एवं पिघला पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? लावा, मैग्मा, चीका मिट्टी या फिर खनिज। तो जो एक कठोर और पिघला पदार्थ होता है वो होता है लावा। ठीक है, क्या होता है? लावा होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में एक परिभाषा दी हुई है और फिर प्रश्न पूछा गया है, संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे कि भूमि प्रदूषण, संरक्षण की सीमा, चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। यह अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? वनस्पति भूगोल, जीव भूगोल, पर्यावरण भूगोल या फिर समुद्र भूगोल। तो वनस्पति और पर्यावरण में दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि बताया गया है, तो ये आपका पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। सबसे आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में से कौन सा सही है? पहला भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान व मृदा विज्ञान, थर्ड है जल विज्ञान और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो भौतिक भूगोल है इसकी प्रमुख शाखाओं में उपरोक्त सभी शाखाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा लाइव सेशन यहाँ पे एंड होता है और आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।